इलेक्शन के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ आई तो पहले नंबर पर ही है, लेकिन इंतखाबी नताइज बताते हैं कि हुकूमती जमात की अक्सरियत रिस्क रही है, सिरक रही है। इसके मुकाबले पर पंजाब में तो नून लीग मजबूत ही हो रही है, लेकिन सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कारकर्दगी मायूस कुन है। 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 218 वार्ड्स में से तहरीक इंसाफ 63 और नून लीग 58 नशिस्तों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी को 17 और MQM को 10 नशिस्तें मिली। 52 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी शिकस्त हुई है। कराची में भी अपसेट का सामना करना पड़ा। लाहौर में नून लीग ने 19 में से 15 नशिस्तें जीती। तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 सीटें ले सकी। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन तहरीक इंसाफ का मजबूत गढ़ समझे जाते थे, लेकिन यहां से पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी। क्लिफ्टन कैंट की 10 में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 सीटें जीती। कैंट पोर्ट क्लिफ्टन तो कौमी असम्बली के हल्का 247 के अंदर आता है। यहां से तो तहरीक इंसाफ 2013 से जीत रही थी। मजमूई तौर पर तो तहरीक इंसाफ ने कराची से 14 सीटें जीती हैं, लेकिन 2015 के इंतखाबात में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली पीपल्स पार्टी इस बार कराची कैंटोनमेंट बोर्ड से 11 सीटें ले गई है। वाह कैंट में भी मुस्लिम लीग नून ने 10 में से 8 नशिस्तें जीतकर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचाया। मुल्तान कैंट में 10 में से 9 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीती। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि ये कामयाबियां एक नई सुबह का आगाज है। शहबाज शरीफ ने कहा है कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में एतमाद करने पर वो आम आवाम का शुक्रिया अदा करते। ये तो लिटमस टेस्ट है। लोग तुम्हारी नाकाम हुक्मरानी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से, जुल्म से, झूठ से उकता चुके हैं। तहरीक इंसाफ की लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबी शिकस्त के बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें भी कुछ अहम सवालात उठाए गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज ने रिपोर्ट के मंदरजात पर खबर दी है, जिसके मुताबिक लाहौर में तरक्याती काम न होना तहरीक इंसाफ की शिकस्त की एक बहुत बड़ी वजह है। पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं का मनफी प्रोपेगेंडा भी PTI की अदम मकबूलियत की वजह बना। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ पार्टी रहनुमाओं ने मुहिम में काम नहीं किया, उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से कारकुन तजब्जुब का शिकार रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली मेंबरान ने 2018 के इंतखाबात के बाद हल्के का रुख ही नहीं किया। दुनिया न्यूज के मुताबिक PTI का कोई अहम ओहदेदार मैदान में नजर न आया, जबकि नून लीग के जिले और पंजाब के ओहदेदार मुख्तलिफ स्टेशन के दौरे करते रहे। तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि हुकूमती जमात होने की वजह से वो आसानी से जीत जाएंगे। एक तरफ शिकस्त की वजूहात पर रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात के दावा है कि तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग का पूरे मुल्क से सफाया कर दिया। तहरीक इंसाफ वो कारकर्दगी ना दिखा पाई जो हुकूमती जमात होने की वजह से इसे दिखानी चाहिए थी। क्या इसका यह मतलब है कि नून लीग की मकबूलियत बरकरार रहेगी? अगर है तो वो सियासी तौर पर इतनी फाल क्यों नहीं जितना इसे होना चाहिए? क्या नून लीग एक हकीकी अपोजिशन होने का किरदार अदा कर रही है? जवाब लेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब से। साहब शुक्रिया। जीत हुई पंजाब की हद तक और आपने ओवरऑल एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन सर ये बताइएगा, आपको अगर अवाम की ताईद हासिल है, जैसे कि आप खुद दावा कर रहे हैं, और आप ये कहते थे कि इस हुकूमत को हम घर भेज देंगे, ये हुकूमत, आपने पहले भी कई दफा कहा, ये हुकूमत अवाम के ऊपर बोझ है, अवाम महंगाई के चक्की में पिस गए हैं, इस हुकूमत का घर जाना जरूरी है, अवाम की ताईद आपको हासिल है आपके बकौल, तो फिर ये आप कार खैर करते क्यों नहीं है? आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? फिर किस बात का डर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर साहब, एक बात तो फिर क्लियर है, ये तो ट्रांसलेट हो रही है और नजर आ रही है कि जब भी इंतखाब होगा तो पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब, जो कि आधे पाकिस्तान से जायद कौमी असम्बली की जहां सीटें हैं, वहां पर अक्सरियत या स्वीप करेगी नून लीग। तो ये एक तो ये बिल्कुल, अब इसको समझने में कोई अगर कासर है तो उसकी मर्जी। देखिए, ये इंतखाब जो है, ये अगर कोई कहे जी मैं बलोचिस्तान से जीत गया था तो पंजाब उसके बराबर हो जाएगा, नहीं। पंजाब की 141 नेशनल असेंबली की सीट्स है, और अगर आप 2 आउट ऑफ 272 यानी 50% से ज्यादा सीट्स है, जो भी पंजाब में अगर अक्सरियत ले तो सादा अक्सरियत जो है वो सिर्फ पंजाब से हासिल की जा सकती है। उसके अलावा हमने कराची से वोट हासिल किए, हमें KP से मिले हैं। सो इसके बाद ये, और इससे अहम बात क्या है, 70 साल में बल्दियाती इलेक्शन में वो कंटोनमेंट का हो या दूसरा, कभी
भी हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख की पहला एजाज ये भी इमरान खान के पास है कि ये शिकस्त भी इनके नसीब में आई है, और ये शिकस्त हुकूमत के होते हुए आई है। मैं देखिए, ये क्योंकि है ही इंतखाब से आए हुए नहीं, ये सिलेक्शन से आए हुए हैं, सो ये इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, ना अफोर्ड करते हैं। और वैसे भी मुझे अली हैदर साहब मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन यानी आपकी महंगाई 35 का आटा वो 80 का हो, 55 की चीनी 120 की हो, बिजली के बिल 2 गुना हो, दवाइयां 300 गुना महंगी हो, जो घी है वो 140 की बजाय 340 का हो, तो आप कहें जी वजीर आजम बड़ा हैंडसम है। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया उसने, एब्सोल्युटली नॉट से पेट। ये बात कर रहा हूं ना चौधरी साहब के इतना कुछ तो आपको मिल गया, आप खुद कह रहे हैं ठीक है मिल गया, आप उस जीत को आवाम के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे ना, ये बताएं आप। एक तो क्लियर है, जो हमने साबित कर दिया है कि आने वाला वक्त जो है वो नून लीग का, नवाज शरीफ की तो कहते थे सियासत खत्म होगी, लेकिन अल्लाह का कुदरत देके नवाज शरीफ माइनस करते करते खुद माइनस हो गए, और हुए कहां से हैं? कंटोनमेंट कैंट से। और कहां से? जो इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, इमरान खान का हल्का वार्ड जहां से वो इलेक्शन लड़े, वहां 2 कैंट हैं, स्वीप किया नून लीग ने। वो पिंडी जहां से हम बुरी तरह हारे थे 2018 में। अच्छा, हमने मेरा सवाल सुन ले, जैसे आप मेरा सवाल सुन लें। देखिए, आप यूं कह लें कि आपको 2 चीजों ने जितवाया है। एक आपकी माजी की कारकर्दगी, चले अवाम ने उसको सराहा होगा और आपको वोट दे दिया। दूसरा यह है कि कुछ हद तक इस हुकूमत की अपनी कारकर्दगी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डेफिनेटली अवाम नाला है, सर्वेज आए दिन होते रहते हैं। लेकिन सर आप ये कहते हैं कि जी अवाम पिसी हुई है, अवाम दबी हुई है, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया इसलिए वो आपको वोट दे रहे हैं, और साथ में आपने पीडीएम ये कह के बनाई थी कि हमने इस अवाम को रिलीफ दिलवाना है, हमने हुकूमत को घर भिजवाना है। सर ये अवाम को अगर आपने रिलीफ दिलवाना है, जो कि अब आपके बस में है, और आपको एक जीत ने बता भी दिया कि लोग आपके साथ आना चाहते हैं बकौल आपके, तो सर फिर आप ये काम करते क्यों नहीं है? वहां पे आपको किस बात का डर है? पंजाब में गवर्नमेंट आप तब्दील करा सकते हैं, आप वज़ीर आला घर भेज सकते हैं, आप क्यों नहीं भेजते फिर? देखिए हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम पाकिस्तान की पहली अपोजिशन है जो किसी के कंधों पे या किसी के कहने पे ना एहतजाज कर रही है, ना हुकूमत को घर भेज रही। नहीं तो 70 साल में हमेशा ये किसी और जगह, वो कहते गेट नंबर कितने में ऑन बोर्ड होते थे और इधर असेंबलियां टूट जाती थी या लॉन्ग मार्च आ जाता था। नहीं, इस दफा हमारे पास लिमिटेड, हमने आइन के अंदर रह के कोशिश करनी, हम अपनी पूरी हमने प्रेशर डाला है, और उसी प्रेशर की वजह से ये एक आजाद इलेक्शन, कदरे आजाद, पूरा नहीं, ये कंटोनमेंट का हुआ है। अगला इलेक्शन वो अगले साल हो या अगले महीने हो, उसमें हमने हमारी पहली प्रायोरिटी ये कि मेक श्योर करें वो आजाद हो। ईवीएम को नाकाम किया, जो आप अगले महीने साल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने वो जो हुकूमत गिराने वाला मामला था, इस्तीफे दे के या लॉन्ग मार्च करके, वो कंफर्म है कि वो आपने नहीं करना? देखिए मेरी गुजारिश ये है, हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि चले फर्ज करें हुकूमत चली गई, लेकिन अगर उसी तरह का गंदा और उसी तरह का मैनिपुलेटेड, उसी तरह का धांधलीशुदा इलेक्शन जो 18 में हुआ वो हो, तो क्या फायदा घर भेजने का? पहले सेफगार्ड्स में एक और बड़ा अहम सेफगार्ड, आप पर हमला नहीं हुआ मीडिया पर। क्यों हुआ है? क्योंकि इन्हें नजर आ गया है कि मीडिया का गला नहीं जब तक दबाएंगे, ये तो धांधली जगह जगह दिखा देंगे ये कैमरे। मीडिया का गला दबाना, ईवीएम मशीन लेके आना, इलेक्शन कमीशन को कहना जहन्नम में चले जाओ, आग लगा दो, यानी ये सारा इनकी फ्रस्ट्रेशन है। सो हम सबसे पहले तो मेक श्योर करेंगे कि जब भी इन्हें घर भेजे एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, उस पर हम अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। साहब मेक श्योर कैसे करेंगे, ये तो सवाल है। जॉय साहब देखिए, एक कंफ्यूजन आपके यहाँ भी पाया जाता है। अब आपके बकौल आपको आवाम की तायद मिल गई है, कुछ ज़िमनी इंतखाबात पहले हुए वहां भी मिली, यहाँ पे कंटोनमेंट के इंतखाबात में भी मिल गई आपको, लेकिन कंफ्यूजन आपके सफों में पाया जाता है। आपका एक लीडर कहता है जी 5 साल हम चाहते हैं हुकूमत काम करे, ये यहीं पर रहे, बुज़दार भी रहे, इमरान खान भी रहे। दूसरे लीडर कहते हैं जनाब हम पीडीएम बनाए इसलिए रहे कि हुकूमत को कल घर भेजें, आप लोग तारीखें दे रहे होते हैं पीडीएम में। ये आपका अपना वोटर कंफ्यूज है, इस कंफ्यूज्ड वोटर ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। अगर आप में क्लैरिटी हो तो आपको नहीं लगता आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए कंफ्यूज होता तो ये रिजल्ट आता। वाल्टन वाले ने कहा जो नवाज शरीफ कहता ठीक है, क्या उसके लाहौर कैंट ने कहा ठीक है, वाह कैंट ने कहा ठीक है, टेक्सले ने कहा ठीक है, पिंडी ने कहा ठीक है, बावलनगर ने कहा ठीक है, सियालकोट कैंट ने कहा जो नवाज शरीफ कहता है वो ठीक है, वही सब कुछ है, वही नजरिया है। सो लोग क्लियर है और हम भी क्लियर है, और
हम जो बात कर रहे हैं वो लोगों को समझ आ रही है। लोग कि नवाज शरीफ के बयानी और नवाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, ये रिजल्ट बता रहा है। सो हम इसमें मेरा नहीं ख्याल कहीं कंफ्यूजन है। मियां नवाज शरीफ का बयानी है, मियां नवाज शरीफ कायद है, इसके सदर मियां शहबाज शरीफ है और इसकी स्टार प्लेयर जो है वो मरियम नवाज है। ये क्लैरिटी है और हर कोई जानता है। सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अवाम को जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं। साहब आखिरी सवाल सर, देखिए बात यह है कि आपके इस बयानिए के अंदर इदारों से तसादुम भी शामिल है और बबांग दोहल आपकी जो स्टार प्लेयर है वो उसका ऐलान करती रहती हैं। अगर जनरल इलेक्शन आते हैं, आपका वोटर कंफ्यूज कि पता नहीं ये कल को फड्डा करें, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा वापस आ जाएं, फिर सड़कों पर नारे लगाते फिरें वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आप जरा उनको तो क्लैरिटी दें कि आप लोग चाहते क्या है, अगला इलेक्शन क्या आप इस रविश के साथ जो आपकी अभी है आपकी लीडरान की, आप कुछ कर पाएंगे, जीत पाएंगे? ओ सर जी, मैं आपको बता दूं, और मियां नवाज शरीफ को खुद नहीं पता उसको वोट कितने पड़ेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। मियां नवाज शरीफ का लाहौर से टिकट लेकर जो निकलेगा मुस्लिम लीग नून के दफ्तर से, वो अपने गांव नहीं पहुंचा होगा, वो MNA MPA बन चुका होगा। ये देख लीजिए, ये तो अभी इनकी हुकूमत है और हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं कैंट और कंटोनमेंट और सारे। और जब आप अभी हमारी तो जो पॉपुलैरिटी है, हम गरीब लोगों की पार्टी है, हम डिफेंस गुलबर्ग मॉडल टाउन की पार्टी नहीं है। और पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं और पंजाब में जहां से नून लीग का टिकट गुजरेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे मॉडल टाउन में हेड ऑफिस आप ही का है सर, वो भी आप ही का है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने अपने लिए बैक वक्त एक से ज्यादा महाज खोल लिए हैं, चौमुखी जंग शुरू कर दी है। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ भी सफा रहा है, मीडिया से भी सींग फंसा चुकी है और मुल्की इदारों से भी मारका आराई कर रही है। हुकूमत को पहले ही अपनी कारकर्दगी, बढ़ती महंगाई और दीगर माशी मसाइल पर सख्त तनकीद का सामना है। ऊपर से इस चौमुखी लड़ाई से रही सही कारकर्दगी पर भी असर पड़ रहा है। आज सदर पाकिस्तान का पार्लियामेंट इजलास से खिताब भी इसी महाज आराई की नजर हुआ। अपोजिशन मीडिया के बारे में हुकूमत के मुजव्वजा कानून के खिलाफ एहतजाज करती रही, शोर मचाती रही और बाद में वॉकआउट भी किया। हुकूमत मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक ताकतवर अथॉरिटी बनाने का कानून लाना चाहती है। ये अथॉरिटी देखेगी कि प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया एक ज़ाब्ते में रहे। मुजव्वजा कानून के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद मवाद भी इस अथॉरिटी के तहत आएगा। जिस तरह पैमरा टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करता है, इसी तरह ये अथॉरिटी डिजिटल मीडिया चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जब ये अथॉरिटी बना दी जाएगी तो मीडिया को रेगुलेट करने वाली पहली अथॉरिटीज खुद ब खुद कल अदम हो जाएगी। गलत खबर चलाने पर 10 करोड़ से 25 करोड़ तक जुर्माना किया जाएगा। लेकिन मीडिया और अपोजिशन इस अथॉरिटी को हुकूमत की जानिब से सेंसरशिप नाफिज करने की कोशिश करार दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में सदर के इजलास के मौका पर अपोजिशन और मुजव्वजा मीडिया कानून के खिलाफ नारे लगाती रही। हाज़रीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। शुरू में बहुत जोर जोर से बोलना पड़ा तो प्यास ज्यादा लगी। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एहतजाज का सिलसिला पार्लियामेंट के बाहर भी जारी है। सहाफियों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे रखा है। सहाफियों ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान भी एहतजाज करना था, लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट हाउस की प्रेस गैलरी को ही बंद कर दिया। इस मौके पर पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के अंदर धरना दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों के धरने में अपोजिशन पार्टीज की क़यादत शरीक हो रही है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का रास्ता रोकने का अज़म कर रही है। हुकूमत को ये तनबीह है कि वो ऐसा कायदा कानून लाने से बात रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आज़ादी सहाफ़त पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे डाका है, मगर साथ साथ आज़ाद अदलिया पे भी एक हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है, जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहता हूँ। जबकि हुकूमत का कहना है कि वो फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों के खिलाफ कार्रवाई करने का हक रखती है और झूठी खबरें चलाना किसी तरह भी आज़ादी सहाफ़त नहीं है।
वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आपको याद है? ये फेक न्यूज का हमला दुनिया भर में इस वक्त बड़ा खराब हमला है। अगर ये चीज सीख ले कि फेक न्यूज को तराजू में तोलकर एहतियात करें तो ये एक ताकत आपकी बढ़ेगी। बहुत जरूरत हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा कानून को मीडिया का मुंह बंद करने की साजिश करार दिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म नहीं बने थे उस वक्त भी वो ये कहा करते थे कि हुकूमत करप्ट हो तो वो मीडिया का मुंह बंद करेगी। आज़ादी इजहार से वही डरते हैं जो मुजरिम पेशा हो। कोई बेवकूफ़ी होगा जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करे। आज शायद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए आज़ादी सहाफ़त की तारीफ भी बदल चुकी है। आज सहाफ़ी और मीडिया की तंजीमें जिस कानून को मीडिया की आज़ादी पर कदगन करार दे रहे हैं, हुकूमत इसी कानून को नाफिज करने पर डट चुकी है। लेकिन हुकूमत सिर्फ मीडिया ही नहीं, मुल्क के इदारों के भी खिलाफ हो चुकी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद इल्ज़ामात लगा रही है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराना चाहती है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ात किए। इस पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर ही बरहम हो गई। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने तो इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात कर दी। कमीशन जो है वो तनाज़ात की जद में रहता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाएं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे। इससे कबल हुकूमत नैब के खिलाफ भी बयानात दे चुकी है। ये कह चुकी है कि नैब के खौफ की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। यहाँ तक कि वैक्सीन ना मंगवाने की वजह भी नैब को ही करार दिया था। इससे पहले हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज़ाराई की। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रेफरेंस तो खारिज कर दिया, लेकिन जस्टिस फायद ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला FBR को भिजवाया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसका फैसला इनके हक में आया, लेकिन हुकूमत ने इसके खिलाफ भी क्यूरेटिव नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत ने एक साथ ही इतने महाज खोल लिए? पूछेंगे। वफाकी वजीर जनाब अली जैदी साथ मौजूद हैं और उनके बाद हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब भी होंगे। अली जैदी साहब, इंतहाई मशकूर हूं सर आपके कीमती वक्त का। सर अर्ज ये है, सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज हुकूमत को है वो है महंगाई का। आप माने या ना माने, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। आम आदमी इस वक्त मुश्किल में है। उसकी वजूहात कोई भी होंगी, हो सकता है पिछली गवर्नमेंट ही इसकी वजह हो, आप ठीक कहते हो, मान लिया। लेकिन सर इसको टैकल करने की बजाय कुछ ऐसे महाज खोल लेना जिनकी फौरी तौर पे ज़रूरत भी नहीं थी और फिर मामलात को इस हद तक एग्रेसिव तरीके से डील करना, आपको नहीं लगता ये मामला तो आपके आप ही ने सेटल करने हैं, पर आपको नहीं लगता ये स्ट्रैटेजी गलत थी? अली हैदर साहब, पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कुछ और रह गया तो वो भी ऐड कर दें। महंगाई पे ख़त्म हुए आप, माशाल्लाह इलेक्शन के EVM के ऊपर भी आपने तनकीद की और हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सेलेक्टिव माशाल्लाह बड़ी अच्छी बयानबाजी दिखाई। जो प्राइम मिनिस्टर के आपने, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, क्लिप दिखाए, मैं उसके ऊपर हर वर्ड को ओन भी करता हूँ, खड़ा भी हूँ, लेकिन बगैर मेरे ख्याल में वो पढ़े या बगैर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की ओपननेस देखे हुए कि उन्होंने कहा मैं हर एक से बात करने को तैयार हूँ, आपने उस पर भी माशाल्लाह वर्डिक्ट और जजमेंट सब दे दिया कि हुकूमत गला घोटना चाहती है शायद मीडिया का। हम तो किसी का गला नहीं घोट रहे। 4-4, 5-5, 6-6 महीने आपके कैमरामैन को तनख्वाह नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह पता नहीं एक रेटोरिक बन गया है तो आप भी उसमें पड़ गए। देखिए, मैं आपसे, आप माशाल्लाह बड़े ज़माने से TV पे शो कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब देने के महंगाई चैलेंज है कि नहीं है, सबको पता है कि चैलेंज है। जो आपने इतनी ओपनिंग बायस रेटोरिक बनाया, मुझे वैसे बड़ी हैरत हुई कि मैं अक्सर ये कहता हूँ आपने भी वही काम शुरू कर दिया है। अब आप बोलेंगे कि जी बैलेंस व्यू दें या आप डेविल्स एडवोकेट। ये डेविल्स एडवोकेट जो होता है ना, इसको उर्दू में कहते हैं शैतान का, डेविल माने शैतान, एडवोकेट माने वकील। आप शैतान की वकालत ना करें ना। जहां हम गलत हैं आप अपना ओपिनियन दें कि हम गलत हैं और सवाल पूछें कि आपने क्या ये सही है कि गलत है, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करके आए। लेकिन जहां वो गलत है, क्योंकि आपने तो कमाल बात कर दी, आपने कहा कि बयान प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, सॉरी मैंने आपकी बैठ के मेरे भाई पूरी बात सुनी। आपको शायद मेरी सांस की आवाज भी नहीं आई, बल्कि आपके प्रोड्यूसर ने पूछा आपको आवाज आ रही है, मुझे साफ आ रही है। तो आप मेरी सारी बात से आप मेरी सारी बात रिजेक्ट कर दें, लेकिन मुझे बात कंप्लीट करने दें।
और आपने फिर लोकल बॉडी भी मिला दिया हमारा, आपने सारा मलबा ला के अब आप बोल रहे हैं मैं सबका जवाब दूं, तो अब आप जरा पहले एक एक चुन लें, मैं उस एक एक का जवाब दे देता हूं आपको, आपकी चॉइस। चलें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप स्टार्ट कर दें सर, आप स्टार्ट कर, इदारों से स्टार्ट कर दें, इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट कर दें आप। इलेक्शन कमीशन का मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, चले दोनों मिसाल दे देता हूं। ये ईवीएम जो हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, इसके ऊपर तनकीद कर लेना, खुल के आ जाए, पूरी मीडिया के सामने डिबेट हो रही है, दुनिया ने देखा, जरा ये पहले क्लैरिटी से बताते हैं कि इसमें गलत क्या है, माने क्या काउंटिंग गलत हो रही है, ना इंटरनेट से अगर वो कनेक्टेड नहीं तो कोई हैक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बेहतर करना है तो उसकी सजेशंस पे आ जाएं, बने इस पर इसके कि जी हम ईवीएम इसलिए लेके आ रहे हैं कि हम धांधली कराना चाहते हैं। भैया हमने सारी पॉलिटिक्स धांधली के खिलाफ की है। तो अब आ जाए दूसरे, कल के इलेक्शन पे आ जाए। मैं इस्लामाबाद बैठा, बल्कि मैं एक दिन तो नथिया गली गया था, वो एक होटल सैटरडे वीकेंड पिछले किसी सेरेमनी में, तबीयत भी खराब हो और इलेक्शन और ऊपर इस्लामाबाद था, तबीयत मेरी उधर खराब हुई। जी तबीयत भी खराब, क्योंकि वो कोविड के बाद शायद लंग्स वीक हैं, वो ऑक्सीजन लेवल गिर गया, और वापस आया हूं उधर तो इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेज रहा है, इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का दफ्तर मुझे नोटिस भेज रहा है कि जी आप अपने हल्के में कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर मेरा हल्का नथिया गली में है तो मैं वहां बिल्कुल था, और अगर गुलिस्तान जौहर इस्लामाबाद में है तो मैं वहां भी बिल्कुल था। कोई ना उनके पास सबूत ना कुछ कर दिया। अच्छा जी चले, इनको जवाब लिख दिया। मैंने कहा जी मैं बड़ा परेशान हूं कि आपने ये क्या लिखा है, बट आप रिप्लाई। अब कल सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई 12 बजे से, कोई सवा 11 से लेके 12:30 तक अपनी वजारत पे, क्योंकि मेरे 3 साल हुए थे 9/11 को, और कल 9/12 थी, तो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन बाद। उसके बाद मैं सारे को बता के वहां पे मीडिया में गया कि मैं अपने हल्के में वोट देने जा रहा हूं। वोट देने में गया हूं को 1:30 पौने 2 बजे। कोई मीडिया नहीं लेके गया। मैं अगर मीडिया को बताता, नोटिस भेजता कि जी मैं मीडिया से टॉक भी करूंगा, मैंने वो भी कुछ नहीं किया। हाँ, इन्फॉर्म करके गया, वोट दिया, वोट दे के गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के एक दोस्त के घर खाना खाया, फिर अपने वालिदैन के घर चला गया। लो जी मैं वहां बैठा हूं, और इलेक्शन कमीशन साहब का वो खत आ रहा है कि अली जैदी साहब जो हैं, उनको एसपी साहब को लिखा जा रहा है कि उनको एसपी मलीर और एसपी कोरंगी और एसपी ईस्ट उनको हल्के से निकाल दें। तो भैया मैं हूं ही नहीं हल्के में, तो किसको निकालेंगे? चूरन क्या बेच रहे हैं? देयरफॉर मैंने कल क्या कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि अगर मैं किस पोलिंग स्टेशन में गया हूं, सिवाय उसके कि जहां मैंने वोट दिया, मैं मिनिस्ट्रीशिप से नहीं, मैं नेशनल असेंबली से भी इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर नहीं, और आपने ऐसे ही एक लगा दिया कागज, इसका मतलब है आप मुझसे माफी मांगे, या फिर आपके ऊपर मैं डिफेमेशन का लॉसूट करूंगा, और मैं आपको पार्लियामेंट में की जो प्रिविलेज कमेटी, उसमें भी आपके खिलाफ जाऊंगा। ये मेरा कानूनी हक है, क्योंकि आप किसी के ऊपर ऐसे तो नहीं इल्जाम लगा सकते। सो देयरफॉर इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल खेले, हमारी अपनी हुकूमत है, हम हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर आई विल रेज क्वेश्चंस। उनका काम बिल्कुल न्यूट्रल एम्पायर का होना चाहिए, तो वो अच्छा फोकस करके बात करें ना कि जी गलत है, तो फिर आप शायद ये कमाल बात है वैसे। और ऊपर से फिर खुद ही मीडिया दिखा रहा है, और आप ही के चैनल पे कल मैंने बीपर दिया, उन्होंने पूछा कि सर आप तो घर पे, मैंने कहा मैं घर पे, बोला नोटिस क्यों आया? समा ने सवाल पूछा, मैंने कहा जी ये तो आप उनसे पूछे जिन्होंने दिया है, सो बता तो दें किस बेस पे दिया है। संडे को फिर सईद गनी साहब ट्वीट करते हैं, और वही सईद गनी साहब ट्वीट करते, अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो आपके साथ हुआ, बट सईद गनी साहब ट्वीट करते हैं, और सईद गनी साहब ट्वीट करके ट्वीट डिलीट करते हैं, वो भी मेरे पास है। ये जो अली जैदी साहब के साथ हुआ, हो सकता है कुछ और भी पीटीआई के लोगों के साथ जिससे वो कह रहे हैं हुआ हो, और हो सकता है उसमें सच्चाई हो, ये मैं जज करने के लिए नहीं बैठा। अगेन मेरा सवाल यहां पे ये है, जो आगे भी चल के होगा, कि ये एक इदारे की बात हो रही है। एक काम करते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जो अली जैदी साहब के साथ मजीद भी करने, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी वफाकी वजीर जनाब अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। जैदी साहब माजरत की लाइन कट चुकी थी। अच्छा जैदी साहब, आपने जो बात की वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त होगी। आपके साथ अगर ऐसा हुआ, ज्यादती हुई, गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ आखिरी लाइन कार्रवाई भी करे। सर सवाल मेरा ले ले, मुख्तसर सवाल है, आपसे कंप्लीट कीजिएगा। सर देखिए,
भले इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया आपके साथ, लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो आप तजवीज़ कर रहे हैं तरीक़ाकार, उससे ये सहमत नहीं है, ऑपोजिशन उससे सहमत नहीं है। एक बात चले सहमत नहीं है उससे, लेकिन जब आप ये कह दें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिका हुआ है, पैसे पकड़े हुए हैं, ये ऑपोजिशन का माउथ पीस है, हालांकि इसका भी कोई सबूत अभी तक आपने नहीं दिया। आपने कहा ना इलेक्शन कमीशन सबूत दे, इसका सबूत नहीं दिया कि मैंने ये कहा है आपसे पैसे पकड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन नहीं, ये हुकूमत कह रही ना सर, 3 वज़रा बैठ के ये बात कर रहे थे PID प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब फिर ये भी कह दिया कि जनाब इसको तो आग लगा देनी चाहिए। तो क्या इदारे के बारे में ये बात करना मुनासिब है सर? देखें, मैं ये लैंग्वेज मेरी नहीं है कि मैंने कि पैसे पकड़े आग लगा दी। मैं सबूत के साथ बात करूंगा जब भी करूंगा। मैं अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मुझे नहीं पता, ये लाजुनी मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं पता मुझे किस उसमें की, तो ना मैं कुछ कंडेम कर रहा हूं ना मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कमेंट ही नहीं कर रहा। मैं आपने मुझे इंटरव्यू पे बुलाया टीवी पे, मैं आपको ही कह रहा हूं, मैं एज फेडरल बैरिस्टर और PTI का पुराना कारकुन और वर्कर होने के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इस कैंटोनमेंट बोर्ड में सीटें अवार्ड तहरीक इंसाफ जीती है पूरे पाकिस्तान में। ठीक हो गया, एक जमात है जो सारे पाकिस्तान में अवार्ड जीती है। हमारी पीपल्स पार्टी जो हुकूमत कर रही है वो भले 14 सीटें पूरे सिंध में जीत गई, मगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जहाँ 10 वार्ड थे वहाँ हम 6 जीते हैं, वहाँ एक भी वो नहीं जीते। मेरे हल्के में 8 वार्ड हैं, 8 में से 6 मैं जीत गया और 2 एक जमात जीत गया। मेरा कहने का मकसद है इस सब होने के बावजूद मैं एक क्रिटिसिज्म अगर कर रहा हूँ तो बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। मैं तो जीत के भी कह रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ कि सिस्टम जितने बेहतर हो ताकि कोई क्वेश्चन ना उठा सके। हार के नहीं, जीतने के बाद भी मैं कह रहा हूँ सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। सो देयरफॉर ये मेरा कमेंट है इस इलेक्शन कमीशन पे। बेहतरी के लिए अगर इलेक्शन कमीशन या मैं या कोई भी समझ ले कि वो सब बेहतर है, सबसे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती सिवाय अल्लाह की ज़ात के, हर चीज़ को बेहतर होना चाहिए। तो हम क्रिटिकल एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो और बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर हम EVM ला रहे हैं तो इसलिए ला रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो। नियत में शक नहीं सर, आप यकीनी तौर पे बेहतरी के लिए कर रहे होंगे, लेकिन सर अगले को ये यकीन दिलाना कि आप बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्या उसके लिए उसके साथ हॉर्न लॉक करना ज़रूरी है? चाहे जाए कि इसके उसको साथ बिठाया जाए, उससे बात की जाए, चाहे जाए कि वो अपोजिशन है, मीडिया है, इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, आपकी नीयत बिल्कुल अच्छी होगी। लेकिन सर मीडिया की तंजीम तमाम कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, आप कह रहे हैं जी हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भी गलत हो रहा है, आप कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो बैठ के बात करें। देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन EVM ख़त्म, लास्ट लाइन ले रहे मेरी, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया है कि जिसको आके देखना है, बैठना है, डिबेट करनी है, सबके लिए हम तैयार हैं, हम प्रोसेस बेहतर करना चाहते हैं। अब आ जाए स्टेप 2 पे, तो फवाद चौधरी को मैं जितनी दफ़ा इंटरव्यू में सुना वो कह रहा है कि जी आके हमसे डिबेट कर लें, बैठ लें, बात कर लें, बेहतर कर लेंगे, डिस्कशन के लिए खुला है। अभी एक ड्राफ्ट आया है, उस ड्राफ्ट के ऊपर जितनी डिस्कशन करनी है आप करें, जितनी दफ़ा, लेकिन करें ना बैठ के। हमने पास तो नहीं किया अभी, वो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं हमसे आके बैठ के आप जरूर इस पे तनकीद करें, हो सकता है आप हमारे साथ बैठे और इसको हम और बेहतर कर सकें जो वो कर रहे हैं। मैं आपको फिर ये अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलता हूँ, जो आदमी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ बात कर रहा है, खास तौर पर इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने की, वो ये फिर वो बेनिफिट करना चाहता है उस दकियानूसी निज़ाम से जिसमें वो ठप्पे लगा के इलेक्शन जीते आए हैं, जो इसको उनकी आदत है, नंबर 1। और दूसरा, ये रिजेक्ट कैसे करें? पहले बैठे नहीं तो आप पहले से ही कह रहे रिजेक्ट कर दें, पहले बैठ के बात तो कर लें, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। मैं ये मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं भी मीडिया की बात कर रहा हूं अली, मैं भी मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं भी मीडिया की बात कर रहा हूं। पहले मीडिया बैठ के डिबेट कर ले। मैं चले आपसे और कहता हूं, कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब से इंफॉर्मेशन में सब दरखास्त करूंगा, एक कॉन्फ्रेंस कर ले जी, और सारे मीडिया को बुला लें और लाइव दिखा दें सारे मीडिया पे, क्योंकि सारे चैनल दिखाएंगे। चलें चैलेंज देना एक मीडिया को, जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं वो सारे बैठें, ओपन डिबेट कर लें फवाद के साथ, वो बोले कि जी ये ठीक है, ये पॉइंट है, वो जस्टिफाई करते रहे, पूरी दुनिया को देखने दें कि हम क्या करना चाहते हैं। वो असल में सर हुआ ये ड्राफ्ट लाने से पहले आपने कहा था, आपसे मुराद गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हमने तमाम प्रेस तंजीमों से, प्रेस क्लबों से मुशावरत करके ये लेकर आए हैं। अगले दिन उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हमने तो इसकी हामी भरी ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया ना, आपने कहा था कि हमने मुशावरत कर ली है सबसे।
अली, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, ड्राफ्ट कह के। ये ड्राफ्ट है तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो आ जाए ना डिबेट। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं भी तो एक वफाकी वजीर ही हूँ ना, तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ आप पूरे टीवी को बुला के बैठा ले चलें। आप अपने सारे पाकिस्तान के चैनल एक एक दो दो बंदे बैठा लें, फवाद चौधरी से बोलने वो भी अपनी टीम बैठा ले, और 2-3 घंटे की लाइव डिबेट करते हैं टीवी के ऊपर, सारे चैनल्स लाइव दिखाएं। जबरदस्त इश्तिहार बिकेंगे, आप लोग पैसे भी कमा लेंगे, क्योंकि पूरी कौम का इंटरेस्ट उसमें होगा कि जी जब ब्रेक हुई चाय की 25 आधे घंटे बाद बोले जी सारे पाकिस्तान के इश्तिहार चला दें आप, और उसके बाद फिर डिबेट शुरू कर दें। 3 घंटे की डिबेट करने चले और उसके बाद कन्विंस कर ले, आप हो जाए या हो जाए कन्विंस, फवाद हमें कर दें, आप कन्विंस हो जाए जी। यानी आपके वैसे इल्म में है सर कि एतराज बेसिक बुनियादी एतराज है क्या? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का ये काम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास एतराज़ात की लिस्ट भी होगी और वो जवाब भी देते आ रहे हैं। मेरी वजारत के एतराज़ात, मैं तो आपको एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ ना, कि एक अगर आप डिबेट कर रहे हैं पॉलिसी को, आपने चैलेंज दिया ना, तो मैंने कहा मैं और आप, मैं तो कह रहा हूँ सारी दुनिया के आगे लाइव डिबेट चलाए ना। चले, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत काम पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वजीर अली ज़ैदी साहब। अब बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियानिगार जनाब इरशाद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, हो सकता है आपने गुफ्तगू सुनी हो जो ज़ैदी साहब से चल रही थी मेरी, और खास तौर पर ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। क्या सहाफ़ी ये बोझ कह लें इसको, जो सहाफ़ी कह रहे हैं जी कि क्या है, मतलब 10 करोड़ का एक जुर्माना एक सहाफ़ी कैसे भर सकता है, और वो भी उस फेक न्यूज़ पे जिसकी तशरीह जो है वो एक ऐसी 9 रुकनी कमेटी करेगी जिसको कल को हुकूमत कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, इदारा 25 करोड़ रुपया जुर्माना भरेगा। यहाँ पे जो इदारे हैं, चंद एक इदारों को छोड़ के, वो भी 2-3 इदारे होंगे, बाकी तमाम इदारों का रेवेन्यू बमुश्किल 4 से 5 करोड़ होता है, जिसमें से तनख्वाहें भी पूरी नहीं पड़ती। तो सर, क्या ये इस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा या मीडिया ठीक हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो शैतान के वकील बनने की, और अब आप रिसर्च करना भी सीख लें। ये रिसर्च बड़ी ज़रूरी होती है। मतलब ठीक है, हाँ, रिसर्च बड़ा ज़रूरी होती है। दूसरी बात ये है कि एक सवाल है मेरा, कभी आपने सोचा था, या आप और मैं दोनों हम तब्दीली के हामी थे, आप न्यूट्रल रहे, मैं तो बिल्कुल हामी था, और आगे भी जो तब्दीली का नारा मारेगा उसके साथ हूँगा। कभी आपने सोचा था कि तब्दीली के 3 साल इस तरह गुजरेंगे और इस तरह तब्दीली हुक्मरान चमुखी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, और जब इलेक्शन 1.5 साल रह गया होगा उस वक्त बजाय इसके कि महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, गुर्बत पर और इन चीज़ों पर फोकस करने की बजाय मीडिया, AVM, बाकी सारे इधर सारी अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करेंगे? कभी आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल वाकई सवाल के बाद हमें तो बताया गया था कि 3 महीनों में करप्शन खत्म हो जाएगी। हमें बताया गया था कि बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने के लिए पाकिस्तान आएंगे। हमें बताया गया था कि 50 लाख घर बनाएंगे। हम तो इन चीजों की राह तक रहे थे। यहाँ पे EVM आ गया, यहाँ पे PDA आ गया, और पता नहीं क्या क्या आएगा सर। ये जो एक माइंड सेट है, बदकिस्मती है हमारी कौम की, इस मुल्क की, एक माइंड सेट है। जब ये अपोजिशन में होते हैं, खा वो इमरान खान साहब हों, खा वो नून लीग वाले हों, खा वो पीपल्स पार्टी हों, खा वो मौलाना साहब हों, उस वक्त इनके चेहरे देखने वाले होते हैं। हाँ, इंसानी हकूक, सहाफ़त के हकूक, इदारे मजबूत बनाने हैं, सियासत से पाक करना है। अवाम, मेरी प्यारी अवाम, मेरे दिल भर अवाम, मेरी जानी अवाम, मेरी अवाम, मेरी अवाम, मेरी अवाम। लेकिन जूँ ही ये इक़्तिदार की तरफ जाते हैं, कोई अमीरुल मोमिनीन बन जाता है, कोई बादशाह बन जाता है, किसी को चीन का मॉडल पसंद आ जाता है, किसी को सऊदी मॉडल पसंद आ जाता है, कोई आगे निकल जाता है, और अजीबो। ये बड़ा दिल से निकला हुआ सवाल है सर। इसका ताल्लुक आपका और मुझसे भी और हमारी हर बिरादरी के शख्स से है। ये मैंने शॉर्ट चलाया इमरान खान साहब का, मैं दोबारा भी चला दूंगा, जिसमें खान साहब ने कहा कि हमारी जो मूवमेंट है, यानी तरीके इंसाफ की ये तब्दीली, ये तो आई मीडिया की वजह से है। इसका मतलब है कि मीडिया इनके मुताबिक पहले ठीक काम कर रहा था, जिस दिन इनकी गवर्नमेंट आई मीडिया फेक न्यूज हो गया। यानी उससे पहले 25 जुलाई 2018 से पहले मीडिया बहुत अच्छा था, क्योंकि वो इनकी क्या कह लें कि धरने दिखाता था, 24-24 घंटे इनके जलसे चल रहे होते थे। और जैसे ये डेट तब्दील हुई मीडिया फेक हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही सर, फेक न्यूज हो गया। माय डियर शैतान के वकील, एक मेरी बात सुने। मैंने कहा ना कि माइंड सेट है। माइंड सेट क्या है?
ये मौलाना साहब जो आज धरने से हमारे धरने से खिताब फरमा रहे थे, सबसे पहले तो मैं वो कहता हूँ कि ये शर्मनाक है कि जो साफ़ियों को प्रेस गैलरी में नहीं जाने दिया गया, इससे बड़ा और कोई नहीं। और फवाद चौधरी साहब से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि शायद कोरोना की वजह से बंद किया गया हो। हालांकि कोरोना की वजह से असम्बली इजलास हो सकता है और प्रेस जो है रिपोर्टर्स मीडिया सहाफत उसमें नहीं बैठ सकते। और फिर आरिफ अलवी साहब भी लाइल्म निकले और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा मुझे नहीं पता। तो ये है। अच्छा, ये मौलाना साहब जो खिताब फरमा रहे थे और हमारे दुख में घुले जा रहे थे, ये जब इमरान खान के धरने थे तो इन्होंने फरमाया था कि 24 सारी आग मीडिया ने लगाई हुई है, 24 घंटे के लिए बंद कर दें सब ठीक हो जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब के जो लवर्स वहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने गद्दारी के मुकदमे बनाए, इन्होंने क्या क्या नहीं किया साफ़ियों के साथ। ये जो बिलावल साहब आज सहाफ़त की अलम उठा के फिर रहे थे, ये कल तक कह चुके हैं कि सिलेक्टिव मीडिया, बदनीति से सवाल करने वाले। और फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी के हर दौर में भुट्टो साहब से लेकर जरदारी साहब तक साफ़ियों के खिलाफ क्या क्या मुकदमे कायम किए, क्या क्या नहीं ऐसा कानून ये इमरान खान साहब कोशिश किसी ने नहीं की ना भट्टी साहब, वो तो कहते रहे। नहीं, उसी पे आ रहा हूं। ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी बनी ही मीडिया की वजह से है, ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जद्दोजहद कामयाब ही ना होती अगर मीडिया ना होता, ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि आज़ाद मीडिया आज़ाद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, मजबूत मीडिया मजबूत जमहूरियत, ये जो उन्होंने कहा कि करप्ट हुक्मरान मीडिया का गला दबाते हैं, इन्हीं इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आए तो माइंड सेट बदला और इन्होंने क्या फरमाया कि ये जो टॉक शोज़ हैं, ये जो ये छोड़ दें, ये करना, ये अखबारात पढ़ना छोड़ दें, टॉक शोज़ एंडलेस यूजलेस होते हैं, छोड़ दें। मीडिया माफिया है, मीडिया के अंदर माफिया के लोग बैठे हुए, पुरानों के पैसे लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये जो करप्ट हो चुके हैं, ये मेरे नए पाकिस्तान और इनको मेरे अच्छे कारनामे नज़र नहीं आते। ये ऐसे ही माइक आगे कर देते हैं और कहते हैं कहाँ नया पाकिस्तान। और फिर उसके बाद मैं मान लेता हूं, आज मैं और आप दोनों मान लेते हैं कि हमारे अंदर मीडिया के अंदर भी खुद इत्साबी की ज़रूरत है। मान लिया मीडिया मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए, मीडिया जानबदार नहीं होना चाहिए, मीडिया को SHO नहीं बनना चाहिए, मीडिया को हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने में किरदार अदा नहीं करना चाहिए, सियासी जमातों का आलाकार नहीं होना चाहिए, मीडिया को सियासत नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया स्पेशली मैं इस हक में हूँ कि रेगुलराइज होना चाहिए। जिस तरह पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, जिस तरह जिसका जो मर्जी आता है वो कर लेता है, सब ठीक है, मान लिया सब ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, स्टेक होल्डर्स हम हैं, फवाद चौधरी साहब वो ऊपर इमरान खान बैठे हो, नीचे फवाद चौधरी साहब बैठे हैं और फिर हमारे साथ ये हाल हो रहा हो, तो वो शेर याद आता है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। यानी ऊपर इमरान खान, नीचे फवाद चौधरी साहब और हमारे साथ भाई साथ बिठाएं, फुल स्टॉप कामा बनाएं। और अगर आपने हद के इज्जत वाला बेहतर नहीं करना, उसको इम्प्रूव नहीं करना, मुकर्रर वक्त के अंदर सजाएं नहीं दिलवानी, ये जो लंदन में, अमेरिका में, बरतानिया में क्यों नहीं कर सकता कोई झूठा इल्ज़ाम, फेक न्यूज़ हम भी नहीं चाहते। देखे ना 35 पंक्चर वाली इमरान खान की फेक न्यूज़ निकली, देखे ना शहबाज शरीफ साहब और हाउस ऑफ शरीफ से 10 अरब लेने वाली फेक न्यूज़ निकली। ये जो इलेक्शन कमीशन से पैसे पकड़ लिए, वो भी अगर सबूत मांगे जाएं तो वो भी मेरे ख्याल से फेक न्यूज़ है। हम नहीं फेक न्यूज़ चाहते, ना आपकी ना दूसरी साइड की। रेगुलराइज करें, सब कुछ करें, मगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, इनको साथ लेके, इनके साथ करके ये आपकी जद्दोजहद में शरीक हुए, ये कोई गैर नहीं। आप वर्कर्स के लिए काम करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। आप मीडिया मालकान की आप कहते हैं कि वो जदादें बचा रहे, वो उन सहाफियों का भी पता लगाए ना जो बेचारे शुमाली इलाका जहाँ सैर के लिए चले गए थे, उनको सैर पे किसने भेजा। वो सहाफी जो तशद्दुद के बाद जो है वो घर पहुंचते हैं, जिनके घरों के दरवाजों पे तहलीस पे जाके उन पर तशद्दुद किया जाता है, कभी उनको भी तो पकड़े। अगर सहाफियों का इतना ही दर्द है हुकूमत को, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद रमीज राजा ने आते ही तहलका खेज तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। उन तब्दीलियों से पाकिस्तानी क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा, पूछेंगे मिर्जा इकबाल बेग से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट मुसलसल तब्दीलियों से गुजर रही है, एक के बाद एक इंतजामी तब्दीलियां सामने आ रही हैं। एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट का बुनियादी ढांचा बदलने की बात हो रही है। मुल्की कोचेस की बजाय गैर मुल्की कोचेस की खिदमत दी जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंतखब होने वाले नए चेयरमैन रमीज राजा पाकिस्तानी क्रिकेट में कल्चर, माइंडसेट, रवैये और सोच को बदलने का बीड़ा उठा चुके हैं और इस हवाले से आज अपने पहले दिन ही 2 बड़ी तब्दीलियां करते हुए मुल्की कोचेस की जगह
गैर मुल्की कोचेस की खिदमात लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वर्नन फिल्डन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच। गुज़श्ता हफ्ते कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और बॉलिंग कोच मिसबाउल हक और वकार यूनुस ओहदे से मुस्ताफी हुए थे, जिसके बाद अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक को अबूरी तौर पर कोचिंग की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। लेकिन रमीज राजा की सोच सिर्फ इंतजामी ओहदे बदलने तक ही नजर नहीं आती, बल्कि वो क्रिकेट पाकिस्तान में कलीदी तब्दीलियां करने का ऐलान कर रहे हैं। खिलाड़ियों की फलाह बहबूद से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या शक्ल होगी और पाकिस्तान में क्रिकेट को किन मसाइल का सामना है, आज नौमुंतखब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने हर मामले पर अपनी सोच। रमीज राजा का एजेंडा क्रिकेट को तब्दील करने का है, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा क्या होगा, इस हवाले से भी वो खुद कंफ्यूज नजर आते। इसी कंफ्यूजन के खात्मे और क्रिकेट के ढांचे में इस्तेहकाम लाना ही रमीज राजा का बुनियादी एजेंडा है। इसलिए वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ फर्क पैदा करने के लिए आया हूँ, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। फर्क पैदा ना हुआ तो मेरा आना फजूल है। रमीज राजा का बतौर पीसी चेयरमैन को क्रिकेट के हलकों में उम्मीद की नजर से देखा जा रहा है। साबिक क्रिकेटर्स उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि रमीज राजा को खेल का वसी तजुर्बा है, जबकि उनकी उम्र भी है, इसलिए वो वाकई नतीजा कुन काम कर सकते हैं। सिर्फ एक माह बाद 17 अक्टूबर से दुबई में क्रिकेट का आलमी इवेंट सजने जा रहा है, जबकि वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है। अहम ओहदों पर होने वाली तब्दीलियों के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर क्या असरात हो सकते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। शुक्रिया अली। मुझे लगता है कि वजीर आजम ने जो पेटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, रमीज राजा को फुल बैकिंग की है, सपोर्ट किया है और इसी वजह से वो ये फैसले ले रहे हैं। जिस तरह की आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, हमने भी देखी, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो कुछ करना चाह रहे हैं। जहां तक बात है फिलेंडर का और मैथ्यू हेडन का आना, ये हमेशा से रमीज राजा माजी में भी एडवोकेट करते आए हैं। आपको याद होगा जब 2003-4 में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो बॉब वुल्मर आजहानी बॉब वुल्मर को लेकर आए थे, तो ये हमेशा से फॉरेन कोचेस का केस जो है वो एडवोकेट करते चले आए हैं और इस मरतबा भी तवक्को थी। लेकिन अब रिजाइन कर गए वकार यूनुस और मिसबाउल हक, तो पाकिस्तान के पास चॉइस या तो सकलैन मुश्ताक की थी, जिनके चांसेस यही है कि वो एज अ स्पिन बॉलिंग कोच लगेंगे, और उसके अलावा ये मैथ्यू हेडन को और वर्नन फिलेंडर को टेम्परेरी बेसिस पर लाए। मुझे लग रहा है इसके बाद एक परमानेंट गैर मुल्की कोच होगा और ये डिसीजन बड़े क्विक ले रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वजीर आजम ने मुकम्मल इख्तियार दिया है और इनको शायद टाइम पीरियड दिया है कि तुम उसमें क्रिकेट को ठीक करके दिखाओ। मिर्जा साहब, वो ये जो कहते हैं ना कि फ्री हैंड, ये तो शायद पहले वाले भी यही दावा करते थे कि उनके पास भी फ्री हैंड है। खैर, अच्छा, राजा साहब ने स्ट्रक्चरल चेंज की बात भी की है। अब स्ट्रक्चरल चेंज पहले हो चुका है, मतलब डिपार्टमेंटल क्रिकेट से हम रीजनल क्रिकेट पे शिफ्ट हो चुके। ठीक है, आप स्कूल की सतह पे डोमेस्टिक क्रिकेट को आप फरोग देना चाहते हैं, मगर प्लेयर कंफ्यूज्ड है कि ये जो रीजनल क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ये किस तरह मुख्तलिफ होगा डिपार्टमेंटल से। अच्छा, उसमें उसके फायदे क्या होंगे? डू यू थिंक राजा साहब इसमें भी क्लैरिटी रखते हैं कि वो इस परेशानी से निकाल लें क्रिकेटर को कि भैया आपका ये रास्ता होगा, इस पे आपको चलना है? देखिए अली, आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र तो किया डिपार्टमेंटल टीम्स का के बंद होने का, लेकिन उन्होंने ये वाजे नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि 192 क्रिकेटर्स हैं इस मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 6 टीमों के, और उनकी 1-1 लाख रुपए ये रिटेनरशिप में बढ़ा रहे हैं। यानी कि इसकी तरफ उन्होंने वाजे इशारा नहीं दिया, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर ला गया है। जो पेटर्न इन चीफ है वो चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स की तर्ज पर ये क्रिकेट हो, तो मुझे नहीं लगता कि रमीज राजा इसको छेड़ेंगे। उन्होंने बात की है स्कूल लेवल की क्रिकेट की, कॉलेज की क्रिकेट की, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की, उस पे हो सकता है वो कुछ करें। और जिस तरह आपने इख्तियार की बात की अली, एहसान मानी साहब माशाल्लाह 77 बरस के हो गए थे मार्च में, इख्तियार तो उनके पास था, लेकिन उनकी और वसीम खान की जो सर्द जंग चल रही थी उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा। अब देखते हैं राजा साहब, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या वसीम खान वापस बर्मिंघम चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है। इट मींस कि उन्होंने कोई क्लियर कट नहीं बताया कि नहीं जी ये तो रहेंगे, इनकी बड़ी खिदमात है। तो मुझे लग रहा है अली, बहुत आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता काफी चेंजेस आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है।
मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।